हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं संविधान से रिलेटेड उसको हम यहाँ पे देख रहे थे। और हमने जो है भाग 1 से लेकर 5 तक जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे उसको हम कल देख चुके हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं भाग 6 से लेके जितने भी आगे पार्ट्स आएंगे उसमें जो रिलेटेड आपके आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो संबंधित नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसका जो पीडीएफ लिंक है फ्रेंड्स वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए फ्रेंड्स, भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है और इसमें जो आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक वर्णन किया गया है। कल हमने पढ़ा था जो भाग 1 से लेकर 5 तक, उसके बारे में बता दे रहे हैं कि भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है और उसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक वर्णन किया गया है। भाग 2 में जो है नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है और उसमें जो है आर्टिकल आपको 5 से लेकर 11 तक हमने देखा था। और भाग 3 में हमने मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया था कि जो आपका फंडामेंटल राइट है वो भाग 3 में दिया गया है और उसमें जो आर्टिकल है 12 से लेकर 35 तक वर्णन किया गया है। वहीं भाग 4 में हमने देखा था कि आपका डीपीएसपी जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, उसके बारे में वर्णन किया गया है और इसमें जो आर्टिकल है 36 से लेकर 51 तक वर्णन किया गया है। भाग 4 को भी हमने देखा था, इसमें जो केवल एक आर्टिकल पढ़ना था आपको, 51 का जो ए है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। ये भाग भी और ये आर्टिकल भी ये भी हमने पढ़ लिया है। भाग 5 में हमने कल देखा था संघ के बारे में यानी यूनियन के बारे में और इसमें जो आर्टिकल था 52 से लेके 151 तक, और ये जो है सबसे बड़ा भाग है, ये भी हमने देखा था। केवल भाग 5 तक हमने पढ़ा था और भाग 5 में हमने बताया था कि संघ के बारे में बताया गया और सबसे बड़ा भाग है, इसमें 100 अनुच्छेद दिया गया है। भाग आपके आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक ये हम पढ़ चुके हैं भाग 5 तक। तो भाग 1 में आपको संघ राज्य क्षेत्र, भाग 2 में आपके नागरिकता संबंधी प्रावधान, भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार, भाग 4 में आपका डीपीएसपी, भाग 4 क में आपका मौलिक कर्तव्य है, आप जब फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते होंगे, और भाग 5 में आपका संघ। ये हम कल पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो हम कल देख चुके हैं। आज हम देखने वाले भाग 6 से। तो भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है और उसमें पहला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 153। इसमें जो है राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे। बताया गया है कि जो राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आपको बताना है 153 आर्टिकल में। और हमने केंद्र में पढ़ा था, यूनियन में जब पढ़ा था संघ, उसमें हमने पढ़ा था आर्टिकल 52, जिसमें कहा गया है कि भारत के लिए एक क्या होंगे, राष्ट्रपति होंगे। किस आर्टिकल में कहा है, तो 52 में। तो केंद्र में आर्टिकल जो 52 हम पढ़ रहे थे उसमें जो है उसमें दिया गया है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होंगे। वहीं उसी प्रकार जो है राज्य के लिए एक राज्यपाल किस आर्टिकल में कहा गया, तो 153 तक। ये दोनों आपको रिलेट करके पढ़ेंगे, आपको याद होंगे। देखिए 154 में जो है आर्टिकल 154 पढ़ेंगे, उसमें दिया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। जैसे कि हमने बताया था कि जो 53 था आर्टिकल, वहाँ पे उसमें दिया गया कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। किस आर्टिकल में दिया है, 154 में। और केंद्र में हमने पढ़ा था आर्टिकल 53 में। तो 53 में हमने देखा था कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो राष्ट्रपति में। वहीं जो है सेम बात यहीं कही गई है आर्टिकल 154 में कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। और आर्टिकल आपके 159 में कहा गया है कि राज्यपाल की शपथ के बारे में बताया गया है। हमने केंद्र पढ़ा था आर्टिकल 60, और आर्टिकल 60 में हमने देखा था कि राष्ट्रपति के लिए क्या है कि राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान किया गया है। और उसमें हमने देखा था कि इनको शपथ कौन दिलाता था, राष्ट्रपति को शपथ जो सीजीआई होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो सीजीआई होते हैं उनके द्वारा क्या है इनको शपथ दिलाया जाता है। उसी प्रकार जो राज्य में जो राज्यपाल होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, तो उनको जो है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। वो आपका आर्टिकल 159 में दिया गया है राज्यपाल के शपथ के बारे में। और आर्टिकल 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति प्रावधान किया गया। जिस प्रकार फ्रेंड्स हमने देखा था आर्टिकल 72 हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, उसी प्रकार राज्यपाल को 161 में क्या दिया गया है, क्षमादान की शक्ति दी गई है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंट है थोड़ा सा। जो राष्ट्रपति हैं उनको मृत्युदंड, मार्शल लॉ या फिर कहे अन्य जितने भी दंड है उसको क्या कर सकता है, लागू कर सकता है और पूरी तरह से माफ़ भी कर सकता है। ये सारे उसको राष्ट्रपति को प्रावधान है। लेकिन राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है उसमें जो है मृत्युदंड और मार्शल लॉ की वो सज़ा को कम नहीं कर सकते, उसके बारे में प्रावधान नहीं किया गया है। तो राज्यपाल में और राष्ट्रपति में थोड़ा सा डिफरेंट है कि राष्ट्रपति जो है सभी प्रकार के दंड, चाहे वो मृत्युदंड हो चाहे वो मार्शल लॉ, उसकी सज़ा को भी माफ़ कर सकता है। लेकिन जो राज्यपाल हैं वो जो मृत्युदंड और मार्शल लॉ के क्या कर सकते हैं, उसके जो सज़ा है उसको माफ़ नहीं कर सकते, ये कहा गया है आर्टिकल 161 में। तो दोनों में थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंट है, ये आपको नोट कर लेना है। और आर्टिकल 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख सीएम होते हैं। फ्रेंड्स, वहाँ पे हमने केंद्र पढ़ा था आर्टिकल 74,
उसमें हमने देखा था कि 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। केंद्र में आर्टिकल 74 और राज्य में आपका आर्टिकल 163। तो 163 में कहा गया कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख सीएम होंगे। वहाँ पे हमने देखा था कि जिसका प्रमुख कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, और वो जो है राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके हेड कौन होंगे, आपके प्रधानमंत्री। वहीं आर्टिकल 165, जिस प्रकार हमने आर्टिकल 76 देखा था, 76 में हमने क्या बताया था, महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल, और वहाँ पे हमने देखा जो महान्यायवादी है वो जो है भारत सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं। वहीं जो राज्य में जो सबसे बड़ा वकील होता है वो होता है एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता जिसको बोलते हैं। इसका जो आर्टिकल 165 में, और इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, आपके एडवोकेट जनरल का। और अटॉर्नी जनरल का हमने बताया था कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं। तो वो आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया, और यहाँ जो है एडवोकेट जनरल के बारे में बताया गया है आर्टिकल 165। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि केंद्र में क्या है, राज्य में क्या है, सेम चीज़ें चल रही हैं, आर्टिकल थोड़ा सा चेंज है, आपको कोरिलेट करके पढ़ना ताकि आपको अच्छे से याद रहे। देखिए फ्रेंड्स, अगला है आर्टिकल 194। इसमें कहा गया है कि एमएलए और एमएलसी के विशेषाधिकार। हमने केंद्र पढ़ा था आर्टिकल 105। 105 में हमने कहा था कि 105 में जो आपके एमपी हैं उनके विशेषाधिकार के बारे में बताया गया है, वो 105 में है। वहीं 194 में राज्य में है कि एमएलए होते हैं जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य होते हैं, उनके विशेषाधिकार के बारे में बताया गया है आपके आर्टिकल 194 में। आर्टिकल 200 ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो है इसमें कहा गया कि राज्यपाल द्वारा विधेयक को अनुमति देना। जिस प्रकार में केंद्र में देखा था आर्टिकल 111 कि अगर कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा से जाता है पारित होके तो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति अनुमति देगा कि नहीं देगा या फिर पॉकेट वीटो कर लेगा। वो जो क्या था उस पर बिल पे साइन करेगा कि नहीं करेगा, वो किस में उसको अधिकार दिया गया, तो राष्ट्रपति को दिया गया था आर्टिकल 111 में। उसी प्रकार आर्टिकल 200 में जो है विधेयक पर क्या करना, अनुमति देना, राज्यपाल को दिया गया इसमें अधिकार। और राज्यपाल करे साइन कर सकता है या नहीं साइन कर सकता है, या फिर कह सकता है कि पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन राष्ट्रपति जो है केवल साइन कर सकता है, साइन नहीं कर सकता है, और पॉकेट वीटो भी कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। लेकिन पॉकेट वीटो का अधिकार जो है राज्यपाल के नहीं होता है। ये आपको डिफरेंट है, ये आपको नोट कर लेना है कि राज्यपाल को पॉकेट वीटो करने का अधिकार नहीं है। वो तो या तो साइन करेगा या फिर रिजेक्ट कर देगा, या फिर कहे कि वो राष्ट्रपति के लिए वो विधेयक को संरक्षित भी रख सकता है, या फिर आपको क्या करेगा कि वो पुनर्विचार के लिए वो वापस क्या कर सकता है, आपको भेज सकता है। तो ये आपको नोट कर लेना है कि आर्टिकल 200 के तहत क्या है, राज्यपाल द्वारा विधेयक को अनुमति दे सकता है या नहीं दे सकता है, या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद अगर पुनः वो बिल जो है राज्यपाल के पास आता है तो उसको वो साइन करना आवश्यक हो जाता है। ये आपको नोट कर लेना है। उसी प्रकार के जो राष्ट्रपति थे वो वहाँ भी जो है वापस अगर पुनर्विचार के लिए भेज रहा था कोई बिल, अगर वो बिल जो है पुनः जो है वापस आता है राष्ट्रपति के पास, तो उसको क्या हो, दोबारा उसको साइन करना आवश्यक हो जाता है। तो ये सारी बातें थी आर्टिकल 200 और 111 में। और क्या बेसिक डिफरेंट है कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो का पावर है, वहीं जो है राज्यपाल का पॉकेट वीटो का पावर नहीं है। ये बेसिक डिफरेंट है। और ये जो है राज्यपाल के लिए जो आपका विधेयक है उसको आरक्षित रख सकता है। और ये जो आर्टिकल दिया है 201 में, तो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के जो आरक्षित विधेयक होता है, यानी राष्ट्रपति के लिए कोई भी अगर बिल आता है उसके पास, तो वो उसको ऐसा लगता है कि ये जो बिल है वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं, यानी राष्ट्रपति को इसके लिए अनुमति होना चाहिए। तो आर्टिकल 201 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक वो राज्यपाल द्वारा किया जाता है, आर्टिकल 201 में। ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है। और आर्टिकल 202 में राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। जिस प्रकार हमने 112 वहाँ पे पढ़ा था, आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्र में, उसी प्रकार जो है राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है आर्टिकल 202 में, और जिसको बजट कहते हैं। हालांकि संविधान में बजट शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है, इसीलिए इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो आर्टिकल 202 में राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण है, और केंद्र में 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है। और 213 आर्टिकल में राज्यपाल का अध्यादेश की, और आर्टिकल 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और अध्यादेश क्या है, अध्यादेश की शक्ति एक प्रकार की विधायी शक्ति है। जिस प्रकार हमने आर्टिकल 123 पढ़ा था, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसमें दिया गया है, तो उसी प्रकार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। ये आपको नोट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर विधानमंडल के दोनों सत्र में ना हो और ऐसा लगता है कि तत्काल प्रभाव से क्या है कि कार्यवाही करने की आवश्यकता है,
तो क्या करेगा राज्यपाल क्या है कि आर्टिकल 213 के तहत वो अध्यादेश जारी कर सकता है। उसी प्रकार अगर संसद में दोनों सदन ना हो, या मतलब दोनों संसद में अगर सत्र ना चल रहा हो, तो उसमें क्या करेगा, ऐसा अगर लगता है कि राष्ट्रपति को तत्काल प्रभाव से कोई कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है, तो उसके लिए क्या करेगा, वो भी अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत। तो राष्ट्रपति को शक्ति है 123 के तहत और आर्टिकल 213 के तहत है राज्यपाल को। ये सारी बातें आपको नोट करनी है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 214 और इसमें जो है हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में बताया गया है। जो आप हाई कोर्ट पढ़ते होंगे उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 214। हमने 124 कल पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में, उनके नियुक्ति के बारे में। ये सारी बातें कल हमने पढ़ा था आर्टिकल 124 में। उसी प्रकार 214 में हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में बताया गया है, आपको नोट कर लेना है। और आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट की अभिलेख न्यायालय, जिस प्रकार हमने पढ़ा था केंद्र में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो है हाई कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो अभिलेख न्याय होना और आर्टिकल 129 में है, उसी प्रकार जो है हाई कोर्ट का अभिलेख न्याय होना आर्टिकल 215 में है। और ये आपको नोट कर लेना है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो क्या रखेगा, अभिलेख के रूप में रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं अभिलेख न्यायालय होना। तो हाई कोर्ट का अभिलेख न्याय होना आर्टिकल 215 में और सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्याय होना आर्टिकल 129 में, ये हम पढ़ चुके हैं। अगला आर्टिकल फ्रेंड्स, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 226। इसमें जो है हाई कोर्ट के रिट करने की शक्ति है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल से आपको नोट कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है, उसी प्रकार जो है हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत। देखिए फ्रेंड, दोनों में डिफरेंट है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हाई कोर्ट की जो रिट जारी करने की शक्ति है वो थोड़ा बड़ी है और सुप्रीम कोर्ट की जो है सुप्रीम कोर्ट की जो रिट जारी करने की शक्ति वो क्या है, सीमित है। वो केवल जो है मौलिक अधिकारों के हनन होने पर रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। जबकि हाई कोर्ट जो है मूल अधिकारों के साथ साथ लीगल राइट के भी अगर उल्लंघन की जाती है तो उसके लिए भी वो रिट जारी कर सकता है। ये आपको नोट कर लेना है। तो हाई कोर्ट का जो दायरा है रिट जारी करने का वो बड़ा है सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा, ये आपको नोट कर लेना है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकार और लीगल राइट्स के भी, जैसे कि लीगल राइट्स अगर संपत्ति का अधिकार का अगर हनन होता है तो उस पर जो है तो रिट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को होगी। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंट था। और आर्टिकल 235 जो है यह हाई कोर्ट के उच्च न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण किया जाता है। जितने भी आपके सेशन कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं और अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनके जो है अगर कहे उनके पे नियंत्रण करना आर्टिकल 235 के तहत किसको प्रदान है, तो हाई कोर्ट को प्रदान है। ये भी आपको नोट कर लेना है। 235 के तहत हाई कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालयों पर क्या है, नियंत्रण ये दिया गया है आर्टिकल 235 में। अगला भाग है भाग 7, जिसे निरसित कर दिया गया। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं किस संविधान संशोधन के तहत भाग 7 को समाप्त कर दिया गया, या आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला भाग है भाग 8। फ्रेंड्स, हमने बताया था कि पहला भाग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, दूसरा नागरिकता से, तीसरा भाग मौलिक अधिकार से, चौथा आपका डीपीएसपी से, 4 का है मौलिक कर्तव्य से, 5 है आपका संघ से, 6 आपका आपके राज्य से संबंधित है, 7 निरसित कर दिया गया, 8वां है आपका यूटी से संबंधित संघ शासित प्रदेश यानी कि अनुच्छेद 243 लेके 242 तक इसमें वर्णन किया गया है। तो यूटी यानी संघ शासित प्रदेशों के बारे में इसमें वर्णन किया गया आर्टिकल जो आपका भाग 8 है, इसमें आपको नोट कर लेना है। इसमें आर्टिकल इंपॉर्टेंट पढ़ना है आर्टिकल 239 ए और दिल्ली से संबंधित है। और आपको पता होगा कि 69वें संविधान संशोधन जो है 1991 के तहत एनसीआर बनाया गया था दिल्ली को, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो दिल्ली से संबंधित कौन आपको पूछे कि संविधान संशोधन है, तो ये आपको नोट कर लेना है 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। अगला है कि जो आर्टिकल 241 है, इसमें जो है यूटी से जो हाई कोर्ट होते हैं, यानी यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट का होना, ये आर्टिकल 241 के तहत स्थापना की जाती है। और आपको पता है कि 2 ही यूटी हैं जहाँ पे हाई कोर्ट का वो किया गया है, जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, दिल्ली में हाई कोर्ट है एक, और जम्मू और लद्दाख के लिए एक हाई कोर्ट बनाया गया, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा यूटी है जिसके पर्सनल हाई कोर्ट है, तो आपको नोट करना है दिल्ली के लिए एक पर्सनल हाई कोर्ट है, और जो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है इसके लिए भी क्या है संयुक्त रूप से एक जो है आपको
हाई कोर्ट बनाया गया है, ये भी आपको नोट कर लें। तो दो ही ऐसे आपके केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए एक बनाया गया है। तो दो आपके हाई कोर्ट है, एक दिल्ली के लिए, एक होता है जम्मू और जो आपके लद्दाख के लिए संयुक्त रूप से का हाई कोर्ट बनाया गया, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो 241 के तहत ही ये जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए क्या किया गया, एक हाई कोर्ट बनाया गया इसी आर्टिकल के तहत। तो यूटी में आपका जो हाई कोर्ट होगा उसकी स्थापना इस आर्टिकल 241 के तहत की जाती है। अगला भाग है भाग 9, और ये जो है इम्पोर्टेंट है, आपको नोट कर लेना है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो भाग 9 जो है सबसे पहले ये पूछता है कि भाग 9 किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो आपको बताना है 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, और लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993। और ये भी नोट कर लेना कि इसमें टोटल 16 अनुच्छेद है। जब आर्टिकल इसका जो अनुच्छेद है 243 से लेकर 243 ओ तक या फिर कहें अड़ तक जो है इसमें वर्णन किया गया है। 16 अनुच्छेद टोटल दिया गया है। और पंचायती राज से संबंध है, ये भाग में क्या है, पंचायती राज के बारे में बताया गया है। इसमें पूछता है कि ग्राम सभा का गठन किस आर्टिकल में दिया गया है। तो आपको लगाना है 243A में जो है ग्राम सभा के गठन के बारे में बताया गया है। और 243D में जो है पंचायतों से आरक्षण के बारे में बताया गया है। जो SC ST का आरक्षण होते हैं, महिलाओं का जो आरक्षण दिया गया है 1/3 यानी 33%, वो किस आर्टिकल में दिया गया है पंचायती राज में। तो वो दिया गया आपको 243D में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको नोट कर लेना है। 243G में ग्राम पंचायत की शक्तियाँ दी गई है कि वो जो आपको हमने पढ़ाया था 11वीं अनुसूची, उसमें देखा कि 29 विषय दिए गए थे इस पर कार्य करने के लिए। वो किस आर्टिकल में दिए गए, उसको शक्ति प्रदान की गई है पंचायतों को। और 243G के तहत 243I में जो है राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। केंद्र जो आपके वित्त आयोग हम आर्टिकल 280 में पढ़ेंगे, वो आपको आगे पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ये कई बार पूछा है कि आपका राज्य वित्त आयोग किस आर्टिकल में दिया गया है। तो राज्य वित्त आयोग का वर्णन 243I में दिया गया है। और राज्य निर्वाचन आयोग जो है, जो आप पढ़ते होंगे केंद्रीय निर्वाचन आयोग 324 आर्टिकल, और भाग 15 में आप पढ़ेंगे आगे, तो उसका जो है आर्टिकल 324 हो गया। और राज्य निर्वाचन आयोग का आर्टिकल 243K में जो है जो पंचायती राज के लिए क्या करेगी, कार्य करेगी, इसमें दिया गया है। और ये था भाग 9 इम्पोर्टेंट, इसमें आर्टिकल आपको नोट कर लेना है। इसमें जो है 243 से लेके 243O तक टोटल 16 अनुच्छेद है। 243A में बताया ग्राम सभा गठन। 243D में आरक्षण दी गई है महिलाओं को और SC ST को किस आर्टिकल के तहत। 243D में 243G में जो 29 विषय दिए गए हैं उस पर कार्य करने की, उस पर कानून बनाने की, वो जो है ग्राम पंचायतों को शक्ति प्रदान की है आर्टिकल 243G में। 243I में राज्य वित्त आयोग के गठन किया गया है। और 243K में राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई है। ये सारे बातें आपको नोट कर लेनी है। अगला आर्टिकल है, अगला भाग है आपका भाग 9A। उससे पहले हम थोड़ा सा एक पॉइंट देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आपको समझना क्या है कि क्या है केंद्रीय वित्त आयोग, क्या है राज्य वित्त आयोग, और क्या है आपका केंद्रीय निर्वाचन आयोग, क्या है राज्य निर्वाचन आयोग। इसके बारे में डिफरेंट थोड़ा सा आपको नोट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है आपका केंद्र हो गया। तो केंद्र में जो टैक्स वसूला जाता है, उस टैक्स को वितरण करने के लिए राज्य या फिर यूटी में, उसके लिए जो सिफारिश करता है वो करता है केंद्रीय वित्त आयोग। और केंद्रीय वित्त आयोग किसके लिए कार्य करता है, तो केंद्र के लिए। और ये जो है आर्टिकल 280 में इसका वर्णन किया गया है। तो केंद्रीय वित्त आयोग का वर्णन आर्टिकल 280 कई बार पूछा है। और अगर राज्य और यूटी के पास से जो भी पैसे होते हैं, अगर उसको वितरण करना है आपके लोकल गवर्नमेंट में, तो वहाँ पे आपको राज्य वित्त आयोग का कार्य करता है। तो वहाँ राज्य वित्त आयोग क्या करेगा, उसके वितरण के लिए सिफारिश करेगा, उसके कार्य करेगा। तो उसमें जो है राज्य वित्त आयोग क्या करता है, आर्टिकल 243I में पंचायत में इसका वर्णन किया गया है। यानी पंचायती राज के लिए वो राज्य का वित्त आयोग जो आर्टिकल 243I में वर्णन किया गया है। और जो आपका नगर पालिका के लिए जो है नगर पालिका है, उसके लिए जो है 243Y में इसका वर्णन किया गया है। यह आपको नोट कर लेना है। देखिए केंद्र में केंद्रीय वित्त आयोग 280 आर्टिकल में दिया गया। और राज्य में राज्य वित्त आयोग होता है, और उसका जो है पंचायती राज में आर्टिकल 243 में इसका वर्णन है। और जब नगर निकाय पढ़ेंगे वहाँ पे आर्टिकल 243Y में जो है इसका वर्णन किया गया है। तो ये आपको आर्टिकल आपको बस नोट कर लेना है कि राज्य वित्त आयोग का जो है किसके लिए कार्य करता है, तो वो जो है लोकल गवर्नमेंट के लिए कार्य करता है। और केंद्रीय वित्त आयोग है राज्यों के लिए काम करता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। राज्य और यूटी के लिए जो कर का वितरण होता है वो कौन कार्य करता है, तो केंद्रीय वित्त आयोग करता है। और आर्टिकल 280 में दिया गया। वहीं राज्यों का जो पैसा लेके जो लोकल गवर्नमेंट का वितरण करता है वो राज्य वित्त आयोग का इसका काम है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब देख लेते हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में। जो आर्टिकल 324 में इसका वर्णन है वो क्या करता है, केंद्र और राज्य की जो आपके
केंद्र में पार्लियामेंट के आपके एमपी हैं और आपके प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, वहीं राज्य में आपके एमएलए हैं और एमएलसी हैं। इनके जो निर्वाचन कौन कराता है, वो करवाता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ये भी आपको नोट कर लेना है। इसका वर्णन आर्टिकल 324 में है। वहीं जो लोकल गवर्नमेंट है, जो लोकल बॉडीज़ हैं, उसमें जो पंचायत है और जिला पंचायत है, नगर निकाय का जो निर्वाचन आयोग है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और इसका जो आर्टिकल हमने बताया, आर्टिकल पंचायती राज में आर्टिकल 243 के में वर्णन है और नगर निकाय में 243 जेड ए में वर्णन है। ये आपको नोट कर लेना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको नोट कर लेना है। तो निर्वाचन जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो अगर पंचायती राज जो भाग 9 पढ़ेंगे उसमें किस में दिया है, वो 243 के आर्टिकल में। और जब नगर निकाय पढ़ेंगे भाग 9 बी में, उसमें आपको दिया गया 243 जेड ए में। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ये सारे बातें थी। तो राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, पंचायती राज्य जो पंचायत है उनका, जिला पंचायत है, नगर निकाय है, इनका जो इलेक्शन है वो कौन कराता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो आर्टिकल 324 पढ़े हैं वो हमने बताया कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपी है, एमएलए है, एमएलसी है, उनका निर्वाचन कराता है। इन दोनों में डिफरेंट है, आर्टिकल अलग अलग आपको नोट कर लेना है। अगला भाग है भाग 9A, जिसमें नगर पालिकाएँ के बारे में बताया गया है, जो म्यूनसिपलिटीज़ हैं। इसको किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है। ये भी आपको नोट कर लेना है। और इसका जो आर्टिकल है, हमने बताया था कि जो भाग 9 है इसमें आपको पंचायत से संबंधित रिलेटेड है। उसमें हमने बताया था कि आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक दिया गया है। अब उससे आगे 243 के ओ के बाद क्या आएगा, तो 243 पी आएगा। तो 245 पी से लेके 243 जेड जी तक वर्णन जो है उस आर्टिकल का किया गया, नगर पालिका से रिलेटेड है। और ये जो है भाग 9 में दिया गया है। भाग 9 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है। देखिए इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है 243 क्यू जो है नगर पालिका का गठन है। जैसे उसमें 243 ए पढ़ा है कि पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 243 डी हमने देखा है, ए देखा है। और 243 वाई में अभी हमने बताया कि राज्य वित्त आयोग का वर्णन किया गया है नगर पालिका से संबंधित। और उसमें किसमें हम बताया कि राज्य वित्त आयोग 243 आई में आपको पंचायत में दिया गया है। वहीं दिया गया आर्टिकल 243 जेड राज्य निर्वाचन आयोग। ये क्वेश्चन कई बार पूछे, तो ये आपको छुपा हुआ क्वेश्चन होता है, कोई पढ़ता नहीं है, तो ये आपको नोट कर लेना है। उसमें हमने देखा था कि 243 के में जो पंचायती राज जो पंचायतों के लिए क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया उसमें। और 243 जेड जी जो है जिला आयोजन जो आपका समिति है, जिला आयोजन समिति का ये क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है। जो यूपीएससी का आपका एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस आर्टिकल में जिला आयोजन समिति का गठन की बात कही गई है, वो जो है 243 जेड डी में जो आपका वर्णन किया गया है। तो 243 जेड डी में आपका जिला आयोजन समिति का के बारे में बताया गया है। तो उम्मीद है कि आपका भाग 9 ए आपको समझ में आया होगा। तो भाग 9 ए से जो आपका डायरेक्ट आर्टिकल पूछते हैं ये आपको नोट कर लेना है। तो राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, इनका वर्णन किस आर्टिकल में किया गया, पंचायतों में और आपका नगर निकाय में, ये आपको नोट कर लेना है। अलग अलग है दोनों का। देखिए फ्रेंड्स भाग 9 बी में इम्पोर्टेंट आपको बस इतना ही याद रखना है कि इसमें सहकारी समिति के बारे में बताया गया है। और इसमें जो है ये जो है 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के तहत ये जोड़ा गया है। ये दोनों बातें आपको नोट कर लेनी है कि भाग 9B है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है, तो 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। और इसमें सहकारी समिति के बारे में बात बताई गई है। अगला भाग है भाग 11 और इसमें जो है केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में बताया गया है। इसमें जो फ्रेंड्स आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कि केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वो किस आर्टिकल में किया गया है। तो ये आप जब अनुसूची 7 हमने पढ़ी थी वहाँ पे हमने देखा था कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये जो सूचियाँ हैं उसमें जो है डिवाइड किया गया है। संघ, राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बनाने के आधार पे उनकी सूचियाँ अलग अलग बताई गई है, उनके विषय अलग अलग दिए गए हैं। तो वो जो है आर्टिकल दिया गया है आपका 246, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 246, ये आपको नोट कर लेना है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 246। आप जब जीएसटी पढ़े होंगे तो जीएसटी का वर्णन आर्टिकल 246A में जोड़ा गया है। और आर्टिकल 246A जो है 101वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, और जिसे गुड्स सर्विस टैक्स कहते हैं। और यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है और यह समवर्ती सूची का टैक्स है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो समवर्ती सूची का एकमात्र टैक्स कौन है, तो जीएसटी, ये भी आपको नोट कर लेना है। और ये जो है 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला आर्टिकल है 248, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पूछता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र में निहित होगी किस आर्टिकल में दिए गए हैं। और अवशिष्ट शक्तियाँ जो है 248 में दिया गया है कि अवशिष्ट शक्ति जो होगी वो केंद्र सरकार में निहित होगी।
और आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किस देश से ली गई है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला आर्टिकल है 249, राष्ट्रीय हित में अगर ऐसा लगे कि राज्य सूची पर कानून बनाना है तो वो कौन बनाएगा, तो संसद बनाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, वो आर्टिकल 249 में दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कई बार क्वेश्चन बना है। तो आर्टिकल 248 हमने बताया आपको। अवशिष्ट शक्तियों के बारे में बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास नीति होगी, तो केंद्र में या फिर कहें संसद में। और 249 में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। जब ऐसा लगे कि उसको राष्ट्रीय हित में कानून बनाने का ज़रूरत है तो उस समय क्या करेगा, आर्टिकल 249 का वो प्रयोग करके क्या करेगा, राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है। तो कभी कभी पूछता है कि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, किस आर्टिकल में, तो आपको यही बताना है, आर्टिकल 249। हालांकि कई आर्टिकल है, अब परिस्थितियाँ अलग अलग है जो राज्य सूची पे केंद्र क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। अगला है आर्टिकल 254, और ये जो है समवर्ती सूची पे क्या होता है कि जब केंद्र और राज्य दोनों विषय बनाते हैं और अगर दोनों का जो मतभेद हो जाता है, अगर मान लीजिए कि समवर्ती सूची पे कानून बनाए केंद्र भी, एक ही जो विषय है उस पर कानून बनाए केंद्र भी और राज्य भी, और उनके बीच अगर उनके बीच मतभेद हो जाता है उस कानून से संबंधित, तो क्या होगा, संसद का कानून मान्य होगा, ये भी आपको नोट करने का। यानी 254 में केंद्र जो है आपको मजबूत हो जाएगा, यानी हर जगह देख रहा है कि केंद्र क्या है, मजबूत बनाया गया है। इसी को अर्धसंघात्मक सरकार कहते हैं। और अर्धसंघात्मक सरकार का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिया गया, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो अर्धसंघात्मक का आपको प्रभाव दिख रहा होगा। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये जो विषय बांटा गया है आपके आर्टिकल आपके 246 के तहत, ये आपको नोट कर लेना है। 200 हमने 46 बताया, जीएसटी से संबंधित है। 200 आपको 48 बताया, अवशिष्ट शक्तियाँ जो है 249 में हमने बताया, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है राष्ट्रीय हित में। और 254 में हमने आपको बताया कि समवर्ती सूची पे मान लीजिए एक विषय है समवर्ती सूची के, उस पर केंद्र सरकार भी कानून बनाई और राज्य सरकार भी कानून बनाई, दोनों में अगर मतभेद हो जाते हैं उस कानून में, तो उस पर क्या होगा कि केंद्र का जो कानून है वो प्राथमिक दिया जाएगा, उसको मान्य होगा, और राज्य के कानून को नहीं माना जाएगा। अगला आर्टिकल 262, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मानिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। 262 और 263 ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। और 262 में फ्रेंड्स की नदी जो है जल विवाद से जो है संबंधित है, यानी किन्हीं राज्यों के बीच अगर जल विवाद होता है तो वो क्या होता है, उसका निपटारा कौन करता है, तो संसद करना है। जैसे कि कावेरी नदी जल विवाद जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल से होकर गुजरती है, तो किसमें कितना पानी जाएगा, कितना परसेंट किस राज्य में पानी जाएगा, उसके बीच विवाद होता है, तो उसका जो निपटारा करेगी उससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है, ये आपको नोट कर लेना है। तो नदी जल विवाद का जो है और इसके तहत प्राधिकरण आयोग भी बनाया जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो आर्टिकल 262 में क्या कहा गया, तो नदी जल विवाद से संबंधित है, और इससे संबंधित जो है जैसे कि कावेरी नदी जल विवाद आप आज सुनते होंगे, तो चर्चा में रहती है, कई बार आपको नोट कर लेना है। और इसका जो संबंधित कानून कौन बनाएगा, उसका जो निपटारा करेगी संसद करेगी, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 263, और ये जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन के बारे में बताया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय जो परिषद का गठन है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन अध्यक्षता जो है पीएम के द्वारा की जाती है। जो आपके प्रधानमंत्री होते हैं उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। पहला जो गठन किया गया था अंतर्राज्यीय परिषद का वो 28 मई 1990 की गई थी, और बैठक जो पहला किया गया था वो 10 अक्टूबर 1990 की गई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो बीपी सिंह थे, उस समय क्या थे, ये पीएम थे। फ्रेंड्स, इसका कार्य क्या है, तो अंतर्राज्यीय परिषद गठन का जो किया जाता है उसका कार्य है कि अगर राज्यों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है उसकी जांच करना और उस पर सलाह देना, इसका कार्य है। तो इसीलिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। दो राज्यों के बीच विवादों को क्या करना, जांच करना, उस पर सलाह देना, इनका कार्य है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है। अगला भाग है भाग 12, और इसमें जो है वित्त और संपत्ति से संबंधित है। फ्रेंड्स, आप पढ़ते होंगे आर्टिकल जो 266 में संचित निधि जो कंसोलिडेटेड फंड है वो आर्टिकल 266 में इसी भाग से रिलेटेड है। तो अनुच्छेद 266 में क्या है, संचित निधि का प्रावधान किया गया है। और अगर संचित निधि से अगर आपको पैसे निकालना, धन निकालना होता है तो विनियोग विधेयक लाया जाता है जो कि संसद में पारित होता है। और उसके बाद से क्या होता है कि संचित निधि से पैसे निकाले जाते हैं। आकस्मिक निधि, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आकस्मिक निधि जो है आर्टिकल 267 में दिया गया है, जिसे हम कंटिजेंसी फंड बोलते हैं। और कंटिजेंसी फंड जो है इसमें जो अधिकार होता है राष्ट्रपति का होता है। तो आकस्मिक निधि जो है उस पर अधिकार राष्ट्रपति का होता है। और संचित निधि से अगर पैसे निकालना तो उसके लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है, इस पर संसद के लिए वो संसद से पारित कराया जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है।
तो आर्टिकल 266 संचित निधि, आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि। अगला है आर्टिकल 279A, जो कि आप जीएसटी काउंसिल आप पढ़ते होंगे, तो जीएसटी काउंसिल से संबंधित है ये, जिसके हेड कौन होते हैं, तो वित्त मंत्री इसके हेड होते हैं। और 101वां संविधान संशोधन के तहत ये भी जोड़ा गया है, जीएसटी का जो रेट है वो कौन तय करता है, तो जीएसटी काउंसिल। तो आर्टिकल जो आपका 279A है ये आपको बताता है आर्टिकल, जो कि जीएसटी काउंसिल के बारे में बताता है। तो अब देख लेते हैं अगला जो आर्टिकल है आपका 280 केंद्रीय वित्त आयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रीय वित्त आयोग हमने बताया कि ये क्या कार्य करता है, तो जो आपका केंद्र में जो टैक्स वसूला जाता है तो उसको राज्यों और केंद्र जो शासित प्रदेश होते हैं उसके बंटवारे के लिए ये क्या करता है, अनुमोदन करता है। तो इसके लिए आर्टिकल 280 में केंद्रीय वित्त आयोग का वर्णन किया गया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और आर्टिकल 300A जो संपत्ति का अधिकार आप पढ़ते होंगे, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये जोड़ा गया है। जो आपका संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, उसके बाद से 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको मूल अधिकार से हटाकर लीगल राइट्स बना दिया है, और ये जो है 300A में रखा गया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो इसमें जो हमने 4-5 आर्टिकल पढ़े हैं, आर्टिकल 266 संचित निधि, आर्टिकल 267 आपको पढ़े हैं आकस्मिक निधि, आर्टिकल 279A जो है जीएसटी काउंसिल, आर्टिकल 280 वित्त आयोग, आर्टिकल 300A संपत्ति का अधिकार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं एग्जाम में, वनडे एग्जाम में तो ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन यहीं से बनते रहते हैं। अब देखिए अगला भाग है भाग 13, और ये जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जानना है कि भाग 13 किससे रिलेटेड है। बस अगला देख लेते हैं भाग 14, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए फ्रेंड्स, पूछता है कि संघ तथा राज्यों के जो अधीन सेवाएं होती है वो किस आर्टिकल में दिए, किस भाग में दिया गया, तो भाग 14 है। और आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक जो है इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 312 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 315 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दो आर्टिकल जो है यहाँ से अक्सर बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो आर्टिकल 312 जो है ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवा जो आप पढ़ते होंगे, उसमें जो है 3 अभी वर्तमान में सेवाएं हैं, जैसे कि आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है। जिस आईएफएस को हम बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा जो है इसे कहते हैं। और आर्टिकल 312 में अखिल सेवा, जो अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विसेज है, इसमें वर्णन किया गया है, ये आपको नोट कर लेना है। तो अखिल भारतीय सेवाएं हैं किसमें निहित है, तो आर्टिकल 312 में। और आर्टिकल 315 जो पढ़ेंगे यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, और जो सर्विस जो आपका स्टेट पीसीएस होता है, ये सब किस में आता है, इसी में आता है यूपीएससी 315 में। जो आप आर्टिकल पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताता है, ये भी आपको नोट कर। संघ तथा राज्यों के जो लोक सेवाएं होती हैं उसका वर्णन किया गया आर्टिकल 315 में, ये आपको नोट कर लेना है। तो 312 अखिल भारतीय सेवा आयोग और 315 आपके संघ लोक सेवा आयोग, ये भी आपको नोट कर लेना है। ये दोनों आर्टिकल्स यहाँ से पूछते हैं भाग 14 से। अगला है आर्टिकल 314A। हमने बताया था कि 42वें संविधान संशोधन के तहत 2 भाग जोड़े गए थे, एक तो आपका भाग 4 का और दूसरा आपका 14 का, तो ये दोनों आपको नोट कर लेना है। अगला है आपका भाग 14A। अभी इसको देख लेते हैं, जिसमें है प्राधिकरण यानी ट्रिब्यूनल के बारे में बताया गया है, और ये इंपॉर्टेंट भाग है, ये भी आपको नोट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं फिर से कि अगर आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं, सबसे पहले भाग में क्या क्या दिया गया है उसको आपको देखना होगा, ताकि आपको समरी के तौर पे सारी चीज़ें याद रहे कि किस भाग में कहाँ से लेके कहाँ तक आर्टिकल दिए गए। और आर्टिकल को आपको अगर लाइन बाय लाइन याद करना है हर चीज़ को, ताकि यहाँ से क्वेश्चन ना छूटे, उसको आपको बार बार पढ़ते रहना होगा, एक बार में कभी याद नहीं होगा। ये सारे आर्टिकल आप देख रहे हैं कि कितने आर्टिकल्स हैं, और आर्टिकल्स अगर तैयार हो गए तो संविधान पढ़ने में आपको आसानी होगी। देखिए फ्रेंड्स, पहला आर्टिकल इसमें दिया गया भाग 14A में 323A, और 323A में जो है प्रशासनिक अधिकरण जो है इसमें दिए गए। जो CAT आप पढ़ते होंगे प्रशासनिक अधिकरण, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार एक इससे क्वेश्चन बना है तो ये आपको नोट कर लेना है। और अनुच्छेद 323B में अन्य प्राधिकरण के बारे में बताया गया है। तो भाग 14A जो है बस इतना याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, बस इतना आप याद रखना है, जिसमें प्राधिकरण के बारे में दिया गया। और आर्टिकल 323A और 323B आपको बस नोट करना है, जिसमें प्रशासनिक अधिकरण पूछे तो आपको 323 है। जैसे कि आप देखते होंगे डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होते हैं, कलेक्टर होते हैं, वो किसके पास जाते हैं अपनी समस्या लेके, तो इन्हीं के पास जाते हैं। आर्टिकल 323A के तहत उसमें दिया गया है, जो प्रशासनिक जो अधिकरण है उसमें इनका वर्णन किया गया है। तो जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, आपके DM होते हैं, उनका जो आपका समस्या है वो यहीं पे सुनाया जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला है भाग 15, और ये इंपॉर्टेंट भाग है। इसमें जो है इलेक्शन के बारे में बताया गया है। अभी हमने बताया कि आर्टिकल 324 क्या है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में हमने बताया।
तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग इसी भाग के अंतर्गत आता है। तो इलेक्शन जो निर्वाचन का संबंधित भाग बताता है वो है भाग 15। इसमें आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक बताया गया है। और 324 जो है इम्पोर्टेंट है, ये हजारों बार पूछा होगा एग्जाम में कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 324। और आर्टिकल 326 में जो व्यस्क मताधिकार आप पढ़ते होंगे कि जो आपका उम्र जो वोट देने का अधिकार है 18 वर्ष है, तो वो जो है इसी में दिया गया आर्टिकल 326 में। पहले जो है इसका उम्र जो है वो कितना था, 21 वर्ष था। हालांकि 61वां संविधान संशोधन के तहत इसको 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो व्यस्क मताधिकार अभी फिलहाल में कितना है, उसका एज 18 वर्ष, और पहले 21 वर्ष था। 61वां संविधान संशोधन के तहत इसको 18 वर्ष कर दिया गया। अगला भाग है भाग 16। इसमें विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। जैसे कि आर्टिकल 330 आपको पढ़ना है। तो 330 में जो है जैसे कि SC ST का जो है लोकसभा में क्या है, सीटों का आरक्षण दिया गया है। जो भी लोकसभा में SC ST होते हैं उनको जो आरक्षण दी गई सीटों का वो इसी आर्टिकल के तहत दी गई है, 330 के तहत। आर्टिकल 331 इसमें जो है एंग्लो इंडियन जब आप पढ़ते होंगे, हालांकि अभी ये फिलहाल में हटा दिया गया है 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। और इसमें क्या किया गया था, जो लोकसभा का जो सीट था उसमें 2 एंग्लो इंडियन का सीट क्या था, उसमें आरक्षण किया गया था एंग्लो इंडियन के लिए। उसको अभी फिलहाल में हटा दिया गया 104वां संविधान संशोधन के तहत। ये पूछ सकता है, तो ये आपको नोट कर लेना है। अगला आर्टिकल है 332 SC ST के विधानसभा के सीटों में आरक्षण। हमने कहा लोकसभा में SC ST के आरक्षण 330। 331 के तहत क्या है, लोकसभा में क्या है, एंग्लो इंडियन का आरक्षण 2 सीटें आरक्षण था उसमें। अब देखिए 332 में है विधानसभा के सीटों का आरक्षण, SC ST का विधानसभा के सीटों में आरक्षण दिया गया 332। वहीं 333 में एंग्लो इंडियन जो विधानसभा में पहले 1 सीटों का आरक्षण किया गया था वो जो है अब हटा दिया गया फिलहाल में 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत ही। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो 1 एंग्लो इंडियन का जो सीट का आरक्षण था विधानसभा में वो आर्टिकल 333 के तहत दिया गया था। और इसकी नियुक्ति पहले कौन करता था, तो राज्यपाल करता था विधानसभा में, और लोकसभा में राष्ट्रपति करते थे। देखिए आर्टिकल जो है 338 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 338, 338A, 338B ये बहुत पूछता है क्वेश्चन, तो ये आर्टिकल तीनों आपको याद होने चाहिए। तो 338 जो है इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है। अनुसूचित जाति जो है वो किस में दिया गया, 338 में। और 338A जो है ये संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो ये जो है इसमें जो है अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जब पूछे, इसको 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ये आप देख लीजिएगा। जब प्रीवियस ईयर आप उठाएंगे उसमें ये क्वेश्चन आपको 338A, 338B, 338 कई बार पूछा हुआ, तो ये आपको नोट कर लेना है। आर्टिकल 338B जो है इसमें जो है अन्य जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग होता है उसके बारे में बताया गया, और इसको जो है 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत जोड़ा गया है। तो ये संविधान संशोधन और जो है इसमें क्या दिया गया है, तो 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग, 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत OBC का जो आरक्षण है, सॉरी OBC जो आयोग है वो 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत उसका आर्टिकल है 338B। ये आपको नोट कर लेना है। अगला भाग है भाग 17, इम्पोर्टेंट भाग है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आपको आर्टिकल 343 में बताइए कि क्या दिया गया है। तो आर्टिकल 343 में आपको नोट कर लेना है। इसमें जो है संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया कि संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी और देवनागरी लिपि होगी। ये किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 343 में। आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग के बारे में बताया गया है कि जो आयोग बनाने से संबंधित है राजभाषा आयोग किस आर्टिकल के तहत बनाया जाएगा, तो आर्टिकल 344 के तहत। आर्टिकल 350A जो प्राथमिक शिक्षा है ये चर्चा में रहा है फिलहाल में। तो प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी, ये किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 350A में। अभी जो नेशनल आपका जो न्यू एजुकेशनल जो पॉलिसी आई है 2020 में कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पे, उसमें भी यह कहा गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा होगी मातृभाषा में दी जाएगी। आर्टिकल 350A के बारे में बताया गया उसमें। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसकी बात की गई है, इसीलिए में चर्चा में है, तो आपको नोट कर लेना है। आर्टिकल 351 हिंदी विकास के लिए निर्देश दिया गया है कि क्या करेगा राज्य, क्या है वो क्या करेगा, हिंदी के विकास के लिए अपना क्या करेगा, प्रचार प्रसार करेगा। ये सब किसको निर्देश दिया गया, राज्यों को। तो आर्टिकल 351 के तहत ये आपको नोट कर लेना है। ये क्वेश्चन पूछा है VSI में। तो आर्टिकल 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। भाग 18 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है कि भाग 18 में क्या दिया गया है, तो आपातकाल। भाग 17 हमने देखा क्या है, तो भाग 17 में हमें आपको बताया कि राजभाषा है, और भाग 18 में आपातकाल।
तो आपातकाल से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं 352, 356, 360, इसमें आपको नोट कर लेना है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है और इस पे जो राष्ट्रीय आपातकाल है, हमने बताया था कि जो राष्ट्रीय आपातकाल होते हैं वो 3 आधार पर लगाए जाते हैं। एक तो बाह्य आक्रमण, युद्ध की आशंका, और जो आपके पहले आंतरिक अशांति था जो कि 44वें संविधान संशोधन तहत उसको हटा के और क्या कर दिया गया, उसके बाद से हम कर दिए हैं जो सशस्त्र विद्रोह है उसको यहाँ पे लाया गया है। तो 3 आधार पे क्या होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है और 352 के तहत, और उसमें जो है पहले था जो कि आंतरिक अशांति, उसको हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के तहत, और उसके स्थान पे क्या लाया गया है, सशस्त्र विद्रोह लाया गया है। ये 3 आधार होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। ये कब लगाया जाता है, तो राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है 356 के तहत। और अगला आर्टिकल है 359। इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय आपात के समय मूल अधिकारों पर क्या जो है प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में बताया गया आर्टिकल 359 में। जैसे कि सारे मूल अधिकार का जो है अपना स्वतः समाप्त हो जाते हैं, सिवाय जो 20 और 21 है, ये जो है आपके मूल अधिकार कभी समाप्त नहीं होते राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी। और अगला आर्टिकल है 360। इसमें जो है वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा आपातकाल है जो अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। तो 352 में हमने बताया कि राष्ट्रीय आपातकाल, और राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, ये किसको अधिकार है, तो राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार है कि ऐसा कर सकता है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। और हमने बताया कि 3 आधार दिए गए राष्ट्रीय आपातकाल के लिए। एक हमने बताया कि युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, और तीसरा जो है आंतरिक अशांति के पहले था लेकिन उसको हटा के सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। और ये कब किया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत किया गया। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ये सारी बातें हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अगला भाग है आपका भाग 19, जिसमें प्रकीर्णन के बारे में बताया गया है। 361 आप जो पढ़ेंगे इसमें आर्टिकल राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों की संरक्षण के बारे में बताया गया है। यानी इनके पद पे रहने पे क्या होता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर पद पे हैं तो उनके खिलाफ क्या है, कोई भी जो है आपके जो क्रिमिनल का जो आपके प्रोसीजर होते हैं वो शुरू नहीं किए जाएंगे। यानी इनके ऊपर जो क्रिमिनल मुकदमा होता है वो शुरू नहीं किए जाते जब तक ये पद पर रहते हैं। ये आपको नोट कर लेना है। ये सारे इनको विशेष अधिकार दिए गए इसी आर्टिकल के तहत 361 के तहत। भाग 19 के बारे में बताया गया प्रकीर्णन के बारे में। अगला भाग है भाग 20, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि संविधान संशोधन से संबंधित कौन सा भाग है, तो भाग 20 है। इसमें एक आर्टिकल दिया गया है 368 आर्टिकल जो है इसमें दिया गया एक ही अनुच्छेद है। और अभी तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ये हम पढ़ चुके हैं। एकमात्र जो संविधान संशोधन जिसको क्या किया गया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, वो जो है 99 संविधान संशोधन जो है, और ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। एनजेक जो था उसके आधार पर इसको क्या किया गया था, हटाया गया था। तो एनजेक को हटा के फिर से क्या किया गया, उसको जो कॉलेजियम प्रणाली है उसके संबंधित है 99 संविधान संशोधन, और इसको है एकमात्र संवैधानिक संशोधन जिसको इसको क्या किया गया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। ये आपको नोट कर लेना है। और साउथ अफ्रीका से क्या इसका कॉन्सेप्ट लिया गया संविधान संशोधन का। और भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध किए गए, जो आप अनुच्छेद 370 पढ़ते होंगे, जो जम्मू कश्मीर के लिए क्या था, विशेष उपबंध दिए गए थे, उसको क्या 5 अगस्त 2019 से इसका जो अधिकांश भाग है उसको हटा दिया गया है। और 31 अक्टूबर 2019 से इसको क्या किया गया, 2 यूटी बना दिया गया तोड़ के, एक जम्मू कश्मीर कर दिया गया, एक लद्दाख कर दिया गया। ये आपको नोट कर लेना है। तो विशेष उपबंध दिया गया इसी आर्टिकल में, इसी भाग के तहत जो है 370 के तहत किया गया था। जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। अगला है भाग 22, और हमने बताया था कि टोटल आपके संविधान में 22 भाग है। और इसमें जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 393 और अनुच्छेद 394, ये आपको पढ़ना है। अनुच्छेद 93 में ये कहा गया है 393 में कि इस संविधान का नाम क्या होगा, तो इस संविधान का नाम भारत का संविधान होगा। और 394 में कहा गया है कि जो लागू होने की तिथि होगी 26 नवंबर 1949 को जो हुई थी, उसमें 16 अनुच्छेद के साथ लागू होता हमने पढ़ा था। तो 16 अनुच्छेद के साथ लागू होने वाला इस आर्टिकल में बताया था 394 में। और जब 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंगीकरण किया गया था, वो जो है उसी लिए किया गया था कि विधि दिवस जब मनाए थे संविधान दिवस, वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ आपके इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो आपको संविधान में पढ़ना होता है। और यहीं से आपको सारी समरी आपको मिल गई होगी कि कितने भाग है, कितने आर्टिकल्स है, किस भाग में कितना आर्टिकल्स है, कौन सा भाग किससे संबंधित है, ये सारे आपको अब यहाँ से जब आपको ये सारे भाग और ये आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है, तो आपको एक समरी मिल जाएगी पूरी कि संविधान कैसा है, किस प्रकार से आपको पढ़ना है।
तो वहाँ से आपको आसानी होगा। अब जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको देखेंगे कि आपको कुछ चीज़ें जो है पहले से ही आपको याद रहेंगी, आपको आसानी होगी अब संविधान पढ़ने में। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लास आपको समझ में आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।